Hello, Assalamu alaikum. I am Dr. Afaq Naeem, and in this lecture, I will discuss about dengue fever. Dengue fever is one of the most important topics if you are working in hospitals of Pakistan. आजकल भी जो है डेंगू की एपिडेमिक है और लिटरली अगर आप देखें वार्ड में भी डेंगू के पेशेंट्स देखें तो अगर 50 पेशेंट्स एडमिटेड हैं तो उसमें से 20 से 25 डेंगू के हैं। हर साल ही इसकी पीक आती है। तो डेंगू के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को अफसोस के साथ डेंगू की सीबीसी को इंटरप्रेट करना, किस तरह से डेंगू को डिफरेंशिएट करना है, और सिर्फ प्लेटलेट्स कम देखने पे डेंगू का सोचने लग जाते हैं, तो बहुत पुअर रिफ्लेक्सेस हैं। तो किस तरह से आपने डेंगू फीवर को अप्रोच करना है, किस तरह से आप उसको लेबल करोगे एज अ डेंगू फीवर, प्रोबेबल केस क्या होता है, पॉसिबल केस क्या होता है, ठीक है, कंफर्म आप किस तरह से करते हो, डेंगू हेमरेजिक फीवर कब लेबल करोगे उसको, इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम कब लेबल करोगे, स्वेयर डेंगू इन्फेक्शन क्या है, और इन सब के मैनेजमेंट एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो वो बेसिकली ये सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है फ्लूइड मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, किस तरह से पेशेंट को आपने सिम्टोमेटिकली मैनेजमेंट करना है, डूज़ क्या है, डोंट्स क्या है, किस तरह से इन्वेस्टिगेट क्या करना है, किस तरह से असेस करना है कि पेशेंट को हमने वार्ड में एडमिट करना है, एचटीयू में एडमिट करना है, आईसीयू में एडमिट करना है, घर भेजना है। तो ये सारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, ना कि आप सिर्फ रिपोर्ट देखो कि यार प्लेटलेट्स कम लग रहे हैं एडमिट कर लेता हूँ। तो जो हिट एंड ट्रायल की प्रैक्टिस है ना, उसको इरेडिकेट करके जो कोर फोकस हम करेंगे वो डेंगू फीवर पे करेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या कहती है, क्योंकि डेंगू इज़ अ ट्रीटेबल डिजीज़। और मोस्टली अगर डेंगू का पेशेंट लीक में आपके पास है, अगर उसके बाद वो एक्सपायर करते हैं तो डॉक्टर की नेग्लिजेंस होती है, ठीक है। तो ये जिस तरह डीके हो गया, डेंगू फीवर हो गया, दे आर ट्रीटेबल डिजीज़, रिवर्सेबल डिजीज़, जिसमें पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग में। इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेजुअली पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताऊँगा डेंगू फीवर की, ताकि आपको पता हो, आपकी फैमिली में भी आपको पब्लिक एजुकेशन भी करनी आती हो कि किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, कब पेशेंट वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है, जब डेंगू का पेशेंट घर पे हो तो किस तरह से लेके चलना है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस है। तो अब हम इस टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेटिव एजेंट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो आपका एटियोलॉजिकल एजेंट है वो मॉस्किटो नहीं है, वो वायरस है, जिसको हम कहते हैं डेंगू वायरस। अब जो डेंगू वायरस है उसके एटलीस्ट हमारे पास 4 टाइप्स हैं, ठीक है, जिसको हम सीरो टाइप्स कहते हैं, 4 सीरो टाइप्स। अब नॉर्मली होता क्या है कि आपके पास 4 टाइप्स के डेंगू वायरसेस हैं। अगर आपका कोई भी पेशेंट डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी पेशेंट डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सीरो टाइप 1 से आपका पेशेंट इन्फेक्ट हो गया है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि कुछ लोगों को लगता है कि डेंगू लाइफ में एक दफ़ा हो गया दोबारा नहीं होगा, कोई कहते हैं दूसरी दफ़ा होता है तो स्वेयर होता है। तो हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे चलना है। तो अगर आपको किसी भी एक सीरो टाइप से आप इन्फेक्ट हुए हो, तो ये नेचर का रूल है कि जब आप इन्फेक्ट होते हो तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। तो अगर आप जिस टाइप से आप इन्फेक्ट हुए हो उसके अगेंस्ट आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीरो टाइप 1 से इन्फेक्ट हुए हो तो उसके बाद पूरी उम्र के लिए सीरो टाइप 1 से आप इम्यून हो, ठीक है। लेकिन जो बाकी 3 सीरो टाइप्स हैं, या कहीं पे ज़्यादा भी कुछ सीरो टाइप्स कुछ स्टडीज़ बताती हैं, तो अगर किसी और सीरो टाइप से इन्फेक्ट हो तो उस पर्टिकुलर सीरो टाइप के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, लेकिन बाकी सीरो टाइप्स के अगेंस्ट आपके पास पार्शियल और ट्रांजिएंट इम्यूनिटी है। पार्शियल का मतलब है कि वीक इम्यूनिटी है, पेशेंट उससे स्टिल इन्फेक्टेड हो सकता है। ट्रांजिएंट का मतलब है शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है। तो नॉर्मली देखा गया कि जो हेमरेजिक फीवर है ना, आगे हम देखेंगे कि हेमरेजिक फीवर होता क्या है, विच इज़ अ स्वेयर कंडीशन। डेंगू फीवर अलहदा चीज़ है, डेंगू हेमरेजिक फीवर का क्राइटेरिया अलहदा है। तो अभी इस स्टेज पे डेंगू हेमरेजिक फीवर आप कह लें कि जो स्वेयर डेंगू, जो सीरियस कंडीशन है, वो यूजुअली देखा गया तब होता है कि जब आपको 2 सीरोटाइप्स एक इकट्ठे इफेक्ट कर लें साइमल्टेनियसली, कि आपको जो मच्छरों ने काटा है जो कि दो सीरोटाइप्स हैं, एक मच्छर ने एक सीरोटाइप वाले मच्छर ने काट लिया, दूसरे सीरोटाइप वाले मच्छर ने खा लिया, या फिर ये कि आपको पास में फॉर एग्जांपल सीरोटाइप 1 से इन्फेक्शन हुई थी, इस दफ़ा सीरोटाइप 2 आ गया है। तो इस कंडीशंस में अगर 2 सीरोटाइप से साइमल्टेनियसली इन्फेक्शन हो जाए, या फिर सीक्वेंशली के पहले एक ने काटा था फिर दूसरे से हो गई,
तो उस केस में क्रिटिकल डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। इसकी लॉजिक क्या है? अब इसलिए आप लेमन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि दूसरी दफ़ा डेंगू हो जाए तो बड़ा ख़तरनाक होता है। उसकी टर्मिनोलॉजी है वही बात कि जब आपको इनिशियली डेंगू वायरस इन्फेक्शन हुई थी तो उसके खिलाफ आपको पता है हमने कहा एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं। तो अब दूसरे सीरोटाइप से जब पेशेंट इन्फेक्ट होता है, जो सेकंड सीरोटाइप है कोई और सीरोटाइप से इन्फेक्ट होता है जो पहले से डिफरेंट है या फिर मुसलसल इकट्ठे दोनों से हो गया है, तो जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो बेसिकली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करके जल्दी से सारा वायरस आपके मैक्रोफेजिस में डालती हैं। जो मैक्रोफेजिस आपके इम्यून सेल्स हैं, अब होता क्या कि उन मैक्रोफेजिस में वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है क्योंकि एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी है, उन्होंने जल्दी से सारा वायरस मैक्रोफेजिस में डाला। मैक्रोफेजिस उनको होल्ड नहीं कर पा रहे, वायरस तेज़ी से रेप्लिकेट करता है। जब तेज़ी से रेप्लिकेट करता है तो मैक्रोफेजिस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बनाता है विच लीड्स टू साइटोकाइन स्टॉर्म। जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है तो इट लीड्स टू लाइफ थ्रेटनिंग डेंगू इन्फेक्शन। ठीक है, तो इस स्टेज पे आपको पता होना चाहिए कि डेंगू फीवर इज़ कोज्ड बाय डेंगू वायरस। 4 सीरोटाइप्स हैं। जिस सीरोटाइप से आप इन्फेक्ट हुए हो उसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, लेकिन जिससे आप इन्फेक्ट बाकियों के अगेंस्ट पार्शियल इम्यूनिटी। अगर आप 2 से इकट्ठे इन्फेक्ट हो जाओ या सिक्वेंशली इन्फेक्ट हो जाओ तो वायरल एंट्री मल्टीप्लिकेशन से लाइफ थ्रेटनिंग साइटोकाइन स्टॉर्म का खदशा होता है। So etiology, it is caused by dengue virus, at least 4 distinct serotypes. Recovery from infection with one serotype provide lifelong immunity against that serotype, but only partial or transit immunity against other types. Increase the risk of dengue hemorrhagic fever when multiple types infect simultaneously or sequentially. और लॉजिक मैंने एक्सप्लेन कर दी कि प्री एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि वायरल एंट्री को इंक्रीज़ करती हैं। वायरस मल्टीप्लाई करता है मोनोसाइट्स में, इट लीड्स टू साइटोकाइन स्टॉर्म। तो फिर अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि डेंगू ट्रांसमिट किस तरह से होता है। ठीक है, तो वायरस था, अब वायरस ने ट्रांसफ़र होना है जिसको हम फिर कहते हैं कि इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटो। सो ये तो लेमैन को भी पता है कि जो डेंगू वायरस है दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। ठीक है, अब कौन सा मॉस्किटो है जो हमारे पास मॉस्किटो है दैट इज़ एडिस इजिप्टाई। ठीक है, एडिस इजिप्टाई मॉस्किटो है, इसकी बाइट से डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है। अब आया कि हर एडिस इजिप्टी मॉस्किटो ट्रांसमिट कर सकता है, नहीं। अब क्योंकि एडिस इजिप्टिस मॉस्किटो में किस तरह से वायरस आएगा, तो नॉर्मली ये होता है कि एक आपके पास इन्फेक्टेड पेशेंट है, फॉर एग्जांपल अगर इसमें वायरस है, तो जब इसमें वायरस है तो इसको जब मॉस्किटो काटेगा, इन्फेक्टेड पेशेंट को जब मॉस्किटो काटता है, और यूजुअली किस टाइम काटता है, इट इज़ अ डे टाइम बाइटिंग मॉस्किटो। डे टाइम बाइटिंग मॉस्किटो का मतलब है कि ये सुबह के टाइम मोस्टली इसकी बाइट्स होती हैं। जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो है कि सनसेट सनराइज़ के 1-2 घंटे बाद और सनसेट से पहले, मतलब मगरिब से पहले और फजर की नमाज के टाइम। ठीक है, तो ये वो टाइम है जिसमें बहुत ज़्यादा इसकी बाइट्स का चांस होता है। तो मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को काटना है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब मॉस्किटो ने काट लिया तो फ़ौरन से मॉस्किटो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। 7 से 9 डेज़ में तसल्ली से मॉस्किटो के अंदर वायरस अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। अब मॉस्किटो ने जब आपको इन्फेक्टेड पेशेंट को काटा है और उसके बाद 7 से 9 डेज़ मॉस्किटो में वायरस मल्टीप्लाई करता रहा है। अब 7 से 9 डेज़ के बाद मॉस्किटो में वायरस की वो स्टेट अचीव हो गई है कि वो पूरी उम्र जब पेशेंट को काटेगा, जब जिस बंदे को काटेगा उसमें ट्रांसफ़र वायरस कर देगा। लाइक मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पेशेंट को काटा तो उसमें वायरस आ गया, 7 से 9 डेज़ बाद वायरस मल्टीप्लाई करके अपनी स्टेट पे पहुंच गया कि अब मच्छर जिसको काटेगा उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर ये मॉस्किटो बच्चे देता है, अंडे देता है, तो ट्रांसवेरियन सप्रेडस के जितने भी बच्चे होंगे उनमें भी वायरस होगा, और वो बच्चे भी जिसको काटेंगे उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्टेड पर्सन ने मच्छर ने वायरस लिया, 7 से 9 डेज़ में उसने अपना साइकिल कंप्लीट किया, अब उसके बाद वो पूरी उम्र वो और उसके बच्चे वायरस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ह्यूमंस को जब उसने बाइट किया यूजुअली डे टाइम में, जो कि नॉन इन्फेक्टेड था, जब नॉन इन्फेक्टेड को बाइट किया तो उसके बाद नॉन इन्फेक्टेड में वायरस रहेगा जब तक फीवर रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि जब पेशेंट फिब्राइल है,
इसका मतलब कि ब्लड में वायरस है विच इज़ कोल्ड वायरीमिया। तो जब वायरीमिया है, जब पेशेंट फिब्राइल है, जो कि तकरीबन 2 से 7 दिनों का पीरियड बनता है, ये वो टाइम है कि जब मच्छर उस पेशेंट को काटेगा तो वो फिर वायरस ले लेगा। ठीक है, एंड अगेन द साइकिल रिपीट्स के वायरस उसमें 7 से 9 दिन मल्टीप्लाई करेगा। दैट्स हाउ द वायरस कीप स्प्रेडिंग। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते हैं कि वो पीरियड के जिसमें जरासीम आपके जिस्म में आया और सिम्टम नहीं आए। तो अक्सर हमारे पास जो आम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होते हैं या खबरें ज़्यादा सुनते हैं, डेंगू से डरे होते हैं, वो कहते हैं मुझे मच्छर काट लिया। तो अब मच्छर काटने के कितने दिन बाद सिम्टम आने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कई दफ़ा कहते हैं कि मुझे 1 महीने पहले मच्छर काटा सी, काले रंग का था, तो अब मुझे डेंगू हो गया। तो पता होना चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 1 to 7 days। लाइक अगर आपको मच्छर काटा है तो तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने पब्लिक के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। सिर्फ फ्लूइड्स लगा देना या पैराडोल दे देना इसकी मैनेजमेंट नहीं है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि डेंगू वायरस क्या होता है, उसकी कितने टाइप्स हैं, कितनी दफ़ा पेशेंट को हो सकता है, ट्रांसमिशन किस तरह से। तो ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ infected female Aedes aegypti mosquito which is a daytime biting mosquito. The mosquito acquire infection virus when they feed on blood of infected person. फिर वही बात कि after 8 to 10 days mosquito is capable of transmitting the virus for the rest of its life. It also transfer virus to its offspring. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 7 days। और जब मैंने कहा था कि पेशेंट के ब्लड में रहेगा 2 से 7 दिन, और यही वो पीरियड है जिसमें पेशेंट को बुखार है और पेशेंट वायरस ट्रांसफ़र कर सकता है। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई वायरस जिस समय क्या करता है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स फॉल करते हैं, सीपीसी की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आती हैं, लीक क्यों होता है, पैथोजेनेसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते तो हैं कि डेंगू लीक होता है, लेकिन क्यों लीक होता है भाई, क्यों बाईसाइटोपिनिया होता है। तो अब हम इसके पैथोजेनेसिस पे बात करें। तो पैथोजेनेसिस दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वायरस करता क्या है, जस्ट लाइक एनी अदर इन्फेक्शन, जब वायरस आपकी बॉडी में आता है तो फर्स्ट जो एक की इवेंट है दैट इज़ वायरीमिया। वायरीमिया का मतलब है वायरस सर्कुलेटिंग इन आवर ब्लड। तो जब वायरस आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट होता है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होते हैं। दैट्स वाई बेसिकली वी सी फीवर। डेंगू का टिपिकल फीवर होता है हाई ग्रेड फीवर, जो कि 2 से 9 डेज़ का होता है। ठीक है, क्योंकि जिस तरह के हमने ऊपर जिक्र किया कि वायरस का साइकिल ही 9 डेज़ का, अगर 9 डेज से ज़्यादा का फीवर है तो मतलब यूजुअली 5 to 7 डेज़ का फीवर है, अगर 9 डेज से ज़्यादा का फीवर है तो डेंगू इज़ हाईली अनलाइकली। ठीक है, तो फीवर और साथ जो आपको सिम्टम्स मिलते हैं, सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं मैं आपको अभी ही थोड़े से बता देता हूँ। एक तो होता है, अगर आप हेड से शुरू करें, हेडेक, फीवर के साथ हेडेक, फिर आइस के पीछे पेन विच इज़ कोल्ड रीट्रो ऑर्बिटल पेन, बड़ी करेक्टरिस्टिक है डेंगू के लिए। ठीक है, ये सिम्टम्स भी हैं प्रोबेबल पॉसिबल केस ऑफ डेंगू, क्योंकि फीवर है साथ इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा फीचर्स हैं। तीसरा ये कि हम एक टर्म यूज़ करते हैं ब्रेक बोन फीवर, हड्डियाँ टूटने वाला बुखार। तो जॉइंट्स में दर्द विच इज़ आर्थरेल्जियाज, मसल्स में दर्द विच इज़ माइल्जियाज, बोन्स में दर्द। ठीक है, तो ये वाले सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। हेडेक है, रीटो ऑर्बिटल पेन है, ब्रेक बोन फीवर है। फिर क्या होता है, एक टिपिकल रैश विच इज़ डेंगू रैश। अब डेंगू रैश के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, ये रेडिश मैक्यूलोपॉपुलर किस्म का रैश होता है, जैसे रेड कलर के फ्लैट लियंस विच आर मैक्यूल्स, या थोड़े से प्रोट्रूडेड लियंस विच आर पेप्यूल्स। तो मैक्यूलोपॉपुलर रैश विच यूजुअली इज सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि जो रैश है वो टिपिकली आपका हैंड के डोरसम पे और फीट के डोरसम से शुरू होता है। जो आपके हाथ के पाम्स और पैर के सोल्स हैं वो यूजुअली स्पेयर्ड होते हैं, वहाँ से आपकी लेग्स और बाजू पे एक्सटेंड करता है और बाद में ट्रंक पे, तो सेंट्रीफ्यूगल रैश हो सकता है। ठीक है, तो ये वाले टिपिकल जो फीचर्स हैं ये वायरीमिया की वजह से बेसिकली हो रहे होते हैं, डेंगू रैश, ब्रेक बोन फीवर, हेडेक, रीटो ऑर्बिटल पेन। उसके बाद जो दूसरा की इवेंट होता है जो डेंगू वायरस है, इट कॉजेज बोन मैरो सप्रेशन। बोन मैरो सप्रेशन, आपको पता है बोन मैरो हमारा वो हिस्सा है जहाँ पे हमारे
सेल लाइंस बनती हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। यही वजह कि हमारी डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट्स और टीएलसी लो होता है, जिसे हम कहते हैं बाईसाइटोपिनिया, और प्रोग्रेसिव डिक्लाइन होता जाता है। प्लेटलेट्स अगर 2,40,000 थे तो अगले दिन 2,10,000 हैं, फिर 1,70,000 हैं, 1,40,000 हैं। इस तरह टीएलसी, पहले आपको पता है नॉर्मल टीएलसी काउंट होता है 4,000 से 11,000, तो टीएलसी आपको लोअर साइड पे मिलेगा 5, 4.5, 4, 3.5। तो इसलिए एक एक जो सेकंड इवेंट है पैथोजेनेसिस में, दैट इज़ बोन मैरो सप्रेशन। जो थर्ड इवेंट होता है हमारा पैथोजेनेसिस में, दैट इज़ पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। देर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट फॉलिंग प्लेटलेट काउंट इन डेंगू। ये तो हर लेमैन को भी पता है कि डेंगू में सफ़ेद खुली प्लेटलेट्स कम होते हैं। रीज़न क्या है? पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन। और आपको पता है कि जब भी प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो प्लेटलेट काउंट कम होने से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से, पेशेंट में हैव म्यूकोजल और क्यूटेनियस ब्लीड। अब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई म्यूकोजल और क्यूटेनियस ब्लीड क्या है। तो मैं आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी रिवाइज करूँगा, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत लंबा है, ऑलरेडी इतना टाइम नहीं है। कि जब भी किसी जगह पे इंजरी होती है, बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ इंजरीज होती हैं डेली की बेसिस पे, तो उस इंजरी को सील करता है प्लेटलेट प्लग, उस इंजरी को सील करता है। जब प्लेटलेट्स आपका काउंट कम हो रहा है तो प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जब प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, इसलिए म्यूकोजल ब्लीड। म्यूकोजल ब्लीड का मतलब है कि बॉडी ओरिफिस से खून निकलता है। बेतहाशा पेशेंट मैंने ईएनटी में था एपिस्टेक्सिस के देखे, नाक से खून आ रहा है, गम ब्लीड आ रहा है, खून की उल्टी आ रही है, काले रंग के मोशन आ रहे हैं, मोशन में खून आ रहा है, यूरिन में खून आ रहा है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो रहा है, तो दैट इज़ म्यूकोजल ब्लीड के सारे बॉडी के ओरिफिस से ब्लीडिंग। क्यूटेनियस ब्लीड क्या? स्किन में ब्लीड, जो कि टिपिकली आपको ब्लीडिंग स्पॉट्स नज़र आते हैं, जो कि इनिशियली पिन पॉइंट ब्लीडिंग स्पॉट्स को हम पिटिकिया ही कहते हैं। जो थोड़े से बड़े होते हैं उनको हम परप्यूरा कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बड़े ब्लीडिंग के विजिबल स्पॉट्स होते हैं वो एक्कीमोसिस होते हैं। तो म्यूकोजल और क्यूटेनियस ब्लीड। अब जो ये तीनों पैथोजेनेसिस के इवेंट हैं, वायरीमिया जिसकी वजह से फीवर आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आ रहे हैं, बोन मैरो सप्रेशन है जिसकी वजह से बाईसाइटोपिनिया आ रहा है, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से म्यूकोजल और क्यूटेनियस ब्लीड आ रही है। फिर जो डेंगू का आगे हम पढ़ेंगे, डेंगू की फीवर की जो है 3 स्टेजेस हैं। जो क्रिटिकल फेज़ में एक इवेंट होता है, क्रिटिकल फेज़ यूजुअली स्टार्ट्स व्हेन फीवर हैज़ सेटल्ड। यही तो धोखा है कि इंसान को लगता है कि बेचारे जो लेमैन पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि बुखार तो उतर गया है, लेकिन एक्चुअली पेशेंट क्रिटिकल फेज़ में जा रहा होता है। तो क्रिटिकल फेज़ में क्या होता है कि फ़ीवर अब सेटल्ड है, वायरीमिया ख़त्म हो जाता है, लेकिन एकदम बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अब साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? आपको पता है ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनके दरमियान है एंडोथीलियल सेल्स, ठीक है। एंडोथीलियल सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शंस, ठीक है। अब साइटोकाइंस जब बनते हैं तो इन्हीं टाइट जंक्शंस में, जो कि इस तरह आपस में जुड़े हुए थे एंडोथीलियल सेल्स, टाइट जंक्शंस आपस में वाइडेंड हो जाते हैं, ठीक है। टाइट जंक्शंस आपस में वाइडेंड, अभी आप देखते थे स्पेसिस क्रिएट हो गई हैं, ठीक है, ब्लड वेसल में स्पेसिस क्रिएट हो गई हैं। तो क्या होगा कि ब्लड यहाँ से लीक करेगा, दैट्स वाई डेंगू में लीकेज हैपन होती है कि क्या हो रहा है कि जो आपके टाइट जंक्शंस हैं बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स वो वाइडेंड हो गए हैं। जब वाइडेंड हो गए तो एंडोथीलियल सेल्स की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं रही। अब ब्लड वेसल की लाइनिंग में गैप है जिसमें से फ्लूइड लीक कर रहा है, और ये फ्लूइड लीक करके कहाँ पे जाता है? पेरिटोनियल कैविटी में, इसलिए पेशेंट को एसाइटिस होती है, और प्लूरल कैविटी में, जिसकी वजह से पेशेंट को इफ्यूजन होती है। यही वजह है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो और अगर एसाइटिस मिल जाए एब्डोमेन में या इफ्यूजन मिल जाए लंग्स में, तो आप कहते हो कि पेशेंट इज़ हैविंग डेंगू लीक। तो पैथोजेनेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सारा बता दिया। वायरीमिया होता है, बोन मैरो सप्रेशन है, इसकी वजह से सीबीसी पे बाईसाइटोपिनिया मिलता है, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से म्यूकोजल और कुटेनियस ब्लीड मिलती है ड्यू टू फॉलिंग प्लेटलेट्स काउंट, और एंड पे जब फीवर सेटल्ड हो जाता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से एंडोथीलियल सेल्स में डिसफंक्शन और लीकेज, जिसकी वजह से एसाइटिस और इफ्यूजन हो जाता है। तो ये पैथोजेनेसिस था।
अब इस ये मैंने आपको आगे पैथोजेनेसिस बताया भी कि प्रोवोक इम्यून रिस्पॉन्स के से फेब्राइल फेज आता है, बोन मैरो सप्रेशन से बायसाइटोपिनिया, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन और एंडोथेलियल डिसफंक्शन से कैपिलरी लीकेज ड्यू टू वाइडनिंग ऑफ टाइट जंक्शंस। अब इनिशियली ही, जिससे पहले कि हम पूरी डिजीज़ को स्टडी करें, कुछ टेस्ट और उन टेस्टों में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। जो है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली जो भी पेशेंट हमारे पास फीवर के आते हैं तो हम उनकी सीबीसी लाजमी कराते हैं, और सीबीसी पे बेसिकली हम जो है इनिशियली अपना लॉजिक बेस कर रहे थे कि पेशेंट को डेंगू फीवर है, तो मैंने कहा कि बोन मैरो सप्रेशन हो रही है तो उसकी वजह से पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स हो रही है। तो हमारे पास यूजुअली क्या आता है, बायसाइटोपिनिया सीबीसी पे। बायसाइटोपिनिया का मतलब है कि प्लेटलेट्स प्रोग्रेसिवली फॉल कर रहे हैं, हो सकता है 214 थे, फिर 180 हो गए, फिर 160 हो गए, फिर 120 हो गए। इस तरह जो टीएलसी है वो आपका लोअर लिमिट पे 4000 था, 3.53। तो सीबीसी पे यूजुअली बायसाइटोपिनिया। फिर एलएफटीज डिरेंज्ड होना, ये भी एक क्लू है कि पेशेंट को डेंगू है, क्योंकि नॉर्मली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो इस तरह से एलएफटीज को अफेक्ट नहीं करती। तो देखा गया है कि यूजुअली इसमें एएसटी इज़ ग्रेटर देन एएलटी। एएसटी में ग्रेटर एलिवेशन होती है रिलेटिव टू एएलटी। में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, जो एएसटी और एएलटी ये ट्रांसअमाइनेजेस हैं, तो जो आपके लिवर के सेल्स हैं दैट आर कॉल्ड हिपैटोसाइट्स। तो जब हिपैटोसाइट्स की इंजरी होती है तो एंजाइम्स लीक करते हैं, जब लीक करते हैं तो ब्लड में इनके लेवल्स रेस होते हैं। नॉर्मली इनकी 40 से कम होते हैं, कि 40 से ज़्यादा होता है हम कहते हैं एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स है। अब ये तो था कि सीबीसी पे बायसाइटोपिनिया आ रहा है, एलएफटीज पे एलिवेशन ऑफ ट्रांसअमाइनेजेस है विद ग्रेटर एलिवेशन ऑफ एएसटी। अब कंफर्म किस तरह से करना है, उसके हमारे पास 3 टेस्ट हैं, ठीक है। देयर आर 3 कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डेंगू। एक तो आपने बहुत ज़्यादा मशहूर ज़माना है, दैट इज़ NS1। मेरे ख्याल से आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको NS1 का पता है। NS1 इज़ बेसिकली नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन। ये डेंगू वायरस का एंटीजन है, और यहीं से आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेंगू वायरस का एंटीजन है तो ये तभी ही डिटेक्टेबल होगा जब ब्लड में वायरस है। तो जो हमने बात की थी कि जो फिब्राइल फेज़ है जिसमें पेशेंट को फीवर था, तो ये बेसिकली तीनों इवेंट्स कोइंसाइड कर रहे होते हैं कि जब ब्लड में वायरस होता है तो वायरीमिया होता है। तो जब बेसिकली जब ब्लड में वायरस है तभी पेशेंट को फीवर है, तभी वो इन्फेक्ट कर सकता है बाकियों को, और तभी NS1 पॉजिटिव है, विच इज़ फर्स्ट 5 days ऑफ इन्फेक्शन। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जब ब्लड में वायरस है, जब वायरीमिया है जो कि फिब्राइल फेज़ है, तभी पेशेंट को फीवर है, तभी पेशेंट बाकियों को इन्फेक्ट कर सकता है, तभी NS1 पॉजिटिव है। सो फर्स्ट 5 days में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज़ NS1। एक और हमारे पास टेस्ट है विच इज़ 100% सेंसिटिव, वो है डेंगू वायरस का PCR। ये भी फर्स्ट 5 days में आपके पास मोस्ट जो है सेंसिटिव है फर्स्ट 5 days में, क्योंकि तब वायरस आपका ब्लड में है। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि जो PCR है ये भी फर्स्ट 5 days में आप करवा सकते हैं 100% सेंसिटिव, लेकिन इसका मसला ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत सी लैब्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान में यूजुअली वी गो फॉर NS1 एंड डेंगू IgM। अब व्हाट इज़ डेंगू IgM? IG वर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं एंटीबॉडी के लिए। जो IgM होती है वो हमारे पास हमेशा एंटीबॉडी होती है एक्यूट इन्फेक्शन की। एक्यूट जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म, उसमें हमेशा IgM बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वायरल हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस A की भी IgM कराते हैं, तो हमेशा हम IgM करवा रहे होते हैं। जी आपको इम्यूनिटी रिप्रेजेंट यूजुअली कर रही होती है, जो M है वो एक्यूट इन्फेक्शन। अब ऑब्वियसली जब इंसान पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो इम्यून रिस्पॉन्स बनने में टाइम लगता है। तो जो डेंगू IgM है ये 5 days के बाद डिटेक्ट होती है, 2 weeks पे पीक करती है और 3 months पे एलिवेटेड रहती है। तो अगर पेशेंट को 2 या 3 दिन से बुखार है तो यूजुअली वी गो फॉर NS1। अगर 5 या 6 दिन हो गए हैं बुखार को तो वी गो फॉर IgM। अगर पेशेंट अफोर्डिंग है तो गो फॉर बोथ NS1 एंड IgM, क्योंकि हमने बात की कि NS1 पॉजिटिव होती है पहले 5 दिन में और IgM पॉजिटिव होता है 5 दिन के बाद। तो अगर इन दोनों में से, इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि पेशेंट को कंफर्म डेंगू है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको केस डेफिनेशन भी समझा देता हूँ। अगर 2 से 9 दिन का हाई ग्रेड फीवर था और आपको ये टिपिकल सिम्टम्स मिल रहे थे, इनमें 2 या 2 से ज़्यादा हेडेक, रिट्रो ऑर्बिटल पेन,
जोड़ों में, पट्ठों में, हड्डियों में दर्द, रैश, या फिर सीबीसी पे टीएलसी काउंट कम होना। क्योंकि ये कहा गया कि जो सीबीसी पे सबसे जो इनिशियल चेंज आती है दैट इज़ डिक्रीज टीएलसी, प्लेटलेट से भी पहले टीएलसी कम होता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो हम इसे कहते हैं पॉसिबल या सस्पेक्टेड डेंगी। कि पेशेंट आया, वो कहता है कि मुझे 2 दिन से बुखार है, बुखार कितने 102-3, आपको तो सर में दर्द है, आंखों में दर्द है, या फिर आपके रैश तो नहीं बना, या जोड़ों में दर्द, हड्डियाँ टूट रही हैं, इनमें से 2 भी फीचर्स आ गए तो आपका सस्पेक्टेड डेंगी है। अगर सस्पेक्टेड डेंगी के साथ सपोर्टिव सीबीसी आ जाए जिसमें बाईसाइटोपिनिया नज़र आ रहा है, तो सस्पेक्टेड डेंगी की हिस्ट्री और साथ अगर बाईसाइटोपिनिया मिल गया तो ये अब प्रोबेबल केस है, या आगे मैं केस डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, तो ये प्रोबेबल डेंगी है। और अगर प्रोबेबल डेंगी वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि आपके पास 2 से 9 दिन का हाई ग्रेड फीवर है, साथ 2 फीचर्स हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं, साथ बाईसाइटोपिनिया है, और साथ NS1 PCR या IgM में से कुछ भी पॉजिटिव है, तो ये कन्फर्म डेंगी है। दैट्स हाउ यू कन्फर्म द डायग्नोसिस ऑफ डेंगी फीवर। अब इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं उसमें? ब्लड में क्या हो रहा होता है, पेशेंट की को क्या हो रहा होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकती हैं, आपने किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि ये डिज़ीज़ की सारी स्टेजेस और ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। तो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि डेंगी फीवर में कौन सी स्टेजेस होती हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट आपके पास किसी भी स्टेज पे प्रेजेंट कर सकता है, तो उस स्टेज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिब्राइल फेज़ में मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स डिफरेंट हैं। क्रिटिकल फेज़ में जो हमारे पास सिनेरियो बनते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डाटा टोटली डिफरेंट, उसको आइडेंटिफाई करना आर्ट है, उसको मैनेज करना आर्ट है। शॉक सिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करना, रिकवरी फेज़ को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इन सब में एक इनकी डिफाइंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, डिफाइंड लैब पैरामीटर्स हैं और सेपरेट मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले फिब्राइल फेज़। फिब्राइल फेज़ नॉर्मली जब आपकी इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विद फीवर। फिब्राइल मींस फीवर। तो जो आपके पास डिज़ीज़ के फर्स्ट 2 to 7 डेज़ होते हैं ना, इसमें बेसिकली पेशेंट फिब्राइल होता है। फिब्राइल होता है तो ये बेसिकली वही फेज़ है जिसमें मैंने आपको बताया था कि पेशेंट विल बी हैविंग वायरीमिया, कि वायरस सर्कुलेट कर रहा है इन ब्लड। तो जब वायरस सर्कुलेट कर रहा है तो यही वो टाइम है कि जब पेशेंट को फीवर होगा। यही वो टाइम है जिस पे हमने कहा था कि हेडेक, रिट्रो ऑर्बिटल पेन, ठीक है, ब्रेक बोन फीवर, हमने कहा था कि मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स पे पेन, डेंगी रैश, जो कि हमने कहा था सेंट्रीफ्यूगल है, नेचर का मैकुलोपेपुलर है, प्लेटलेट्स डिक्लाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली वायरीमिया जो फिब्राइल फेज़ है उसमें वायरस सर्कुलेट कर रहा है ब्लड में, जिसकी वजह से फीवर हो रहा है। तो हमने बात की थी कि जब वायरीमिया बेसिकली तब ही पेशेंट इन्फेक्ट कर सकता है बाकियों को। यही वो टाइम है कि अगर मच्छर काटेगा तो ब्लड में वायरस है, वो वायरस ले जाएगा और जाके दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा। तो फिब्राइल फेज़ में जो पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो फीवर है, उसको बाकी साइन सिम्टम्स है। तो एक तो पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी थी वायरीमिया, दूसरा हमने वही बात की थी कि पेशेंट विल बी हैविंग बोन, डेंगी वायरस विल बी कॉजिंग बोन मैरो सप्रेशन एंड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। तो इससे हमने नतीजा अखज़ किया था कि जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो देयर विल बी डिक्रीज टीएलसी, डिक्रीज प्लेटलेट्स, और ये गिरते ही चले जाएंगे। तो फिब्राइल फेज़ के आपको फीचर समझ आ गए कि फ़ीवर है, रीटो ऑर्बिटल पेन है, हेडेक है, आपने सीबीसी कराई तो बाईसाइटोपिनिया है। तो लैब्स में सीबीसी पे आपको क्या मिलेगा? प्रोग्रेसिव बाईसाइटोपिनिया। और डायग्नोसिस वायरीमिया जब हमने कहा था कि जब वायरस सर्कुलेट कर रहा है तो आपका टेस्ट ऑफ चॉइस क्या होगा? फर्स्ट 5 डेज़ में कौन सा टेस्ट ऑफ चॉइस होगा? NS1, ठीक है, NS1 या फिर PCR। हमने कहा था कि 5 डेज़ के बाद IgM पॉजिटिव होगा। तो फिब्राइल फेज़ को डिटेक्ट करना, अब आपको पता है कि फ़ीवर है, टिपिकल फाइंडिंग्स हैं, बाईसाइटोपिनिया, NS1 पॉजिटिव आ गए। अब इस स्टेज पे क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं और पेशेंट को आपने किस तरह से एजुकेट करना है, ये भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अब डेंगी में क्या होता है कि एक तो आपको पता है फ़ीवर बहुत ज़्यादा है, तो जब फ़ीवर ज़्यादा होता है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो फ्लूइड लॉसेस बढ़ जाते हैं। फिर जो डेंगी के बेचारे पेशेंट्स हैं उनको उल्टियाँ आ रही होती हैं, तो जब उल्टियाँ आ रही होती हैं तो उससे भी फ्लूइड लॉस होता है। फिर इनका पानी को मुंह लगाने का भी दिल नहीं कर रहा होता।
तो बेसिकली एक तो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज़ डिहाइड्रेशन। तो यहीं पे हमें नतीजा अखज़ करना है कि आपने इस फेज़ में क्या करना होगा, फ़ीवर को मैनेज करना होगा, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देनी होगी और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना होगा। दूसरी बात, अगर फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल घर में 104 105 बुखार है, तो हो सकता है फिर फिट्स शिट्स पड़ जाएँ, ठीक है, खासतौर पे बच्चों में फिट्स, सीजर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिब्राइल फेस के वायरस सर्कुलेट कर रहा है, पेशेंट को फीवर है, पेशेंट कैन ट्रांसमिट द वायरस, सीबीसी पे बाईसाइटोपिनिया आ रहा है, लेकिन अभी कोई लीकेज स्टार्ट नहीं हुई। तो लीकेज का पैरामीटर हेमाटोक्रिट है। हेमाटोक्रिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्रिटिकल फेज में फिर जाके समझाता हूँ। सो फिब्राइल फेज फर्स्ट 3 to 7 days। पैथोफिजियोलॉजी के वायरीमिया, पेशेंट इज इन्फेक्टिव, इसलिए NS1 एंटीजन इज पॉजिटिव। हाई ग्रेड फीवर है विद टिपिकल फीचर्स ऑफ डेंगू फीवर, जिसमें ब्रेक बोन फीवर है, रिट्रो ऑर्बिटल पेन है, स्वेयर हेडेक है, डेंगी रैश है, बाईसाइटोपिनिया आ रहा है, NS1 पॉजिटिव है। ये देख सकते हैं डेंगी का रैश आप, ये पिक्चर में मैंने दिखाया, दैट इज मैकुलोपैपुलर। इट स्प्रेड्स सेंट्रीफ्यूगली फ्रॉम द डोर्सम ऑफ हैंड्स एंड फीड्स टू द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रंक एंड यूजुअली स्पेयर्स पाम्स एंड सोल्स, लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पाम्स एंड सोल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेंगी फीवर विद एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये मैंने आपको बता दिया, आई पेन है, मसल पेन, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, रैश। तो डिहाइड्रेशन हो सकती है क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, फीवर कैसे वॉमिटिंग हो रही है, और कन्वल्जन हो सकती है हाई ग्रेड फीवर से। तो ये तो था फिब्राइल फेज। जो अगला फेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द क्रिटिकल फेज। क्रिटिकल फेज, क्रिटिकल फेज, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट द क्रिटिकल फेज, के हम कहते हैं पेशेंट क्रिटिकल फेज में है। तो क्रिटिकल फेज यूजुअली क्या होता है कि पहला फेज था फिब्राइल, तो फीवर है पेशेंट का हो जाता है सेटल, फीवर हो जाता है सेटल। तो फीवर सेटल होने के बाद दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो कि पेशेंट का फीवर होते कि पेशेंट बहुत बेहतर फील कर रहा है, जो कि रिकवरी फेस है, हम आगे डिस्कस करेंगे। एक है कि फ़ीवर सेटल होने के बाद भी पेशेंट बेहतर फील नहीं कर रहा। तो क्या क्या वो फील करता है, होता कि क्यों होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द क्रिटिकल फेस लास्ट फॉर 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन का। इसी में मरीज़ ने आपके आर पार होना है। तो द की पॉइंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द डेंगू फीवर इज़ टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फेज, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से वार्निंग साइंस हैं, क्या चीज़ें बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं क्रिटिकल फेज, उसको आपने डिटेक्ट करना है। उसमें अगर आपने पेशेंट को मैनेज कर लिया, क्योंकि इसमें लीकेज स्टार्ट होनी है। तो पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले दिया था कि होता क्या है कि साइटोकाइन स्टॉर्म। अब वायरीमिया नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब वायरीमिया नहीं है, वायरस अब ब्लड में नहीं है, लेकिन अब इम्यून रिस्पॉन्स पंगा कर रहा है। वायरीमिया नहीं है इसका मतलब पेशेंट कांट ट्रांसफ़र द वायरस। वायरीमिया नहीं है इसका मतलब कि यूजुअली NS1 एंड PCR आर नेगेटिव एट दिस पॉइंट, और IgM पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी। साइटोकाइन स्टॉर्म, साइटोकाइन स्टॉर्म ने क्या करना है, वही बात जो मैंने कहा थी कि जो आपके एंडोथीलियल्स हैं, सेल्स हैं ब्लड वेसल्स में, उनके दरमियान जो टाइट जंक्शन है उनको वाइड करना है। तब क्या होगा कि जो आपके एंडोथीलियल, जो आपकी ब्लड वेसल्स के दरमियान स्पेसिस क्रिएट हुई हैं, यहाँ से फ्लूइड विल स्टार्ट लीकिंग, ठीक है, फ्लूइड विल स्टार्ट लीकिंग। अब लीक कहाँ पे करता है, देयर आर टिपिकल 2 साइड्स जहाँ पे ये लीक होता है, वो दीज आर द प्लूरल कैविटी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, इफ्यूजन, और दूसरा पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, एसाइटिस। अब भाई ये बातें तो हमने समझ ली कि ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो रही है, एसाइटिस हो रही है, लेकिन अब बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास ब्लड में, वो क्या है जो सजेस्ट करेंगे क्रिटिकल फेज को। एक तो ये कि जब साइटोकाइन स्टॉर्म होगा, तो आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, दे आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में जो हमारा TLC प्रोग्रेसिव, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि नॉर्मली क्या था, TLC हमारा डिक्रीज़ कर रहा था फिब्राइल फेज़ में, 4000 था, 3500 हो गया, 3000 हो गया, 2.5 हो गया, एकदम TLC रेस करेगा। लेकिन एकदम आप देखते हो यार 2.5 था, अब एकदम 3.3 हो गया। तो डेली आप CBC इसी वजह से करा रहे होते हो ताकि
क्रिटिकल फेज का पता चले। फिर एकदम जब साइटोकाइन स्टॉर्म होगा तो मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स होगी, प्लेटलेट्स में सडन स्वेयर ड्रॉप आएगा, ट्रांजिएंट राइज इन टीएलसी विद सडन स्वेयर ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, के पेशेंट के प्लेटलेट्स 2,40,000 थे, फिर 2,20,000 हुए, फिर 1,80,000 हुए, एकदम 70,000। ये क्या हो गए? लाइक ट्रेंड से हट के एकदम मैसिव ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, ट्रांजिएंट राइज इन टीएलसी। अब ये इंडिकेटर्स आप डेली डेली सीबीसी करा रहे होगे तो ये वाले ट्रेंड के टीएलसी ऐसा ऐसा गिरा था, एकदम हल्का सा रेस किया, प्लेटलेट्स 30-30, 40-40 हज़ार गिरे थे, एकदम 90,000 गिर गए, 1 लाख गिर गए। तीसरी चीज़, इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट। अब हेमाटोक्रिट का वर्ड सुन के परेशान नहीं होना, अफसोस के साथ आप में से बहुत से हाउस ऑफिसर्स डेली देखते होंगे लेकिन उनको पता नहीं है हेमाटोक्रिट होता क्या, उसको हमने किस तरह से रीड करना है। तो हेमाटोक्रिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं अब बेसिकली हेमाटोक्रिट का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हेमाटोक्रिट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कैपिलरी लीकेज। किस तरह से? तो इस पे अब हम बात करते हैं कि हेमाटोक्रिट किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट इन डेंगू फीवर। अब हेमाटोक्रिट बेसिकली होता क्या है कि अगर ये आपका ब्लड है, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है और उसमें आपका ब्लड है, ठीक है। अब द ब्लड है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, एक है आपके सेल्स और एक है आपका प्लाज्मा, ठीक है। एक है आपके प्लाज्मा और बाकी हैं आपके सेल्स, जिसमें आपके RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स होते हैं। द परसेंटेज और द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड कंट्रीब्यूटेड बाय सेल्स इज़ हेमाटोक्रिट, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि यूजुअली मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अगर हम जो है बेसलाइन लेवल्स लें तो अगर 60% प्लाज्मा है और जो 40% पोर्शन ऑफ द ब्लड है, अगर 40% पोर्शन ऑफ द ब्लड इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय सेल्स तो हम कहते हैं हेमाटोक्रिट इज़ 40। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि ब्लड में प्लाज्मा भी है जो कि लिक्विड है, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह और सेल्स भी हैं, तो जितना ब्लड का पोर्शन सेल्स ने कंट्रीब्यूट किया दैट इज़ हेमाटोक्रिट। अब डेंगू में क्या होता है? डेंगू में क्या होता है कि हमने बात की थी कि आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं और एंडोथीलियल सेल्स में स्पेसिस बढ़ गई हैं, ठीक है। आपके एंडोथीलियल, अगर हम इस तरह से लेबल करें, आपके एंडोथीलियल सेल्स हैं जो कि नॉर्मली इस तरह आपस में जुड़े हुए थे। डेंगू में क्या हुआ कि एंडोथीलियल सेल डिसफंक्शन हुआ, टाइट जंक्शन सेपरेट की, स्पेसिस बढ़ गई। अब स्पेसिस में से क्या होगा कि जो आपका प्लाज्मा था, जिसे हम कह रहे हैं प्लाज्मा लीकेज, वो ये कि प्लाज्मा आपका लीक कर रहा है, प्लाज्मा आपका लीक कर रहा है, लेकिन ये जो लार्ज सेल्स हैं, सेल्स कांट लीक थ्रू दी स्पेसिस, ठीक है। सेल्स लीक नहीं कर पा रहे लेकिन प्लाज्मा लीक कर रहा है। तब होगा क्या? अगर हम इसी डायग्राम को दोबारा लें तो सेल्स का जो प्रोपोर्शन था वो उतना ही रहेगा, सेल्स का प्रोपोर्शन आपका उतना ही रहेगा, लेकिन जब प्लाज्मा लीक करना स्टार्ट हो जाएगा तो प्लाज्मा का लेवल विल फॉल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि प्लाज्मा का लेवल फॉल कर रहा है, सेल्स का उतना ही है। तो जब प्लाज्मा का फॉल कर गया तो बेसिकली हेमाटोक्रिट का क्या हुआ कि अब अगर पहले 60% प्लाज्मा था, 40% जो सेल्स था, तो प्लाज्मा फॉल करे, तो अगर अब 100% में निकालें तो कंपैरेटिवली सेल्स की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि प्लाज्मा तो लीक कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम रफली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर पहले 40 सेल्स थे और 60 प्लाज्मा था, प्लाज्मा लीक कर गया, तो जो प्लाज्मा है वो आपका 50 या 40 रह गया, तो 40-40 का मतलब 50-50% होगी, तो हेमाटोक्रिट हैज़ रिजन रोज। तो द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड contributed by सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। जब प्लाज्मा लीक करता है तो ब्लड का वो पोर्शन जो कि सेल्स ने कंट्रीब्यूट किया था वो रिलेटिवली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्लाज्मा लॉस हो रहा है, सेल्स उतना ही है। तो इसीलिए हम डेली सीबीसी करा के हेमाटोक्रिट पे नज़र रख रहे होते हैं। हेमाटोक्रिट HCT होता है। सो हेमाटोक्रिट जिसको हम HCT से लेबल करते हैं, तो अगर हेमाटोक्रिट, अब ये तो बात प्रूव हो गई कि द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड कॉन्ट्रीब्यूटेड सेल्स हैज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि प्लाज्मा डिक्रीज कर रहा है, सेल्स उतना ही है।
तो हीमेटोक्रिट में गाइडलाइंस कहते हैं कि ग्रेटर देन 20% इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन हीमेटोक्रिट ग्रेटर देन 20% फ्रॉम बेस लाइन। फॉर एग्जाम्पल बेस लाइन पेशेंट का आपने जो पहली सीबीसी थी या फिर जो पास्ट की सीबीसी थी उसमें हीमेटोक्रिट 40 था, तो 40 का 10% बनता है 4 और 20% बनता है 8। तो अगर हीमेटोक्रिट अब वाली सीबीसी पे 48 है, इसका मतलब कि 20% इंक्रीज इन हीमेटोक्रिट हुआ है। इसका मतलब प्लाज्मा लीक कर रहा है, इसकी वजह से प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड कॉन्ट्रीब्यूटेड सेल्स हैज़ इंक्रीज। तो हीमेटोक्रिट में अगर 20% से ज़्यादा रेस करता है हीमेटोक्रिट फ्रॉम द बेस लाइन्स, इट इंडिकेट्स कैपिलरी लीकेज। तो ये कॉन्सेप्ट है हीमेटोक्रिट का, इसलिए हम हीमेटोक्रिट पर नज़र रख रहे होते हैं। दूसरी बात हमने कहा थी कि फ्लूइड लीक कहाँ पे करता है, पेरिटोनियल कैविटी में और जो है आपकी प्लूरल कैविटी में। तो दूसरा है कि आपको क्लिनिकली या फिर अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि आपको पता है अल्ट्रासाउंड इज द इन्वेस्टिगेशन फॉर फ्लूइड्स, अल्ट्रासाउंड चेस्ट या फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे अगर आपको एसाइटिस या इन्फ्यूजन मिल रही है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स कैपिलरी लीकेज। तो कैपिलरी लीकेज के जो क्राइटेरियाज हैं उसमें एक है कि 20% इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट और क्लिनिकल और ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ एसाइटिस ऑन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ इफ्यूजन ऑन अल्ट्रासाउंड चेस्ट। ठीक है, तो ये बड़े की फीचर्स। अगर अल्ट्रासाउंड अवेलेबल ना हो तो हम राइट लेटरल डीक्यूबिटस व्यू का एक्सरे करवाते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड जिसमें आपको फ्लूइड डिटेक्ट हो जाता है। जो फोर्थ क्राइटेरिया लीकेज का, दैट इज़ डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन। क्योंकि जब फ्लूइड लीक करता है, प्रोटीन्स लीक करते हैं, तो अगर एल्ब्यूमिन नॉर्मल 3.5 है, तो अगर एल्ब्यूमिन लेस देन 3.5 ग्राम परसेंटेज है तो दिस इट्स ऑल्सो इंडिकेट्स कैपिलरी लीकेज। तो क्रिटिकल फेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चल गया कि पेशेंट का फीवर सेटल कर गया है, लेकिन सीबीसी पे आप क्या देखते हो, एकदम से ट्रांजिएंट राइज इन टीएलसी, ड्रामेटिक ड्रॉप इन प्लेटलेट्स विद राइज इन हेमाटोक्रिट। ठीक है, अब क्योंकि फीवर सेटल कर गया 5 डे के बाद यूजुअली होता है, तो ये इस स्टेज पर डायग्नोस्टिक इज आईजीएम, डेंगी आईजीएम। ये सारी बातें तो हो गई हैं। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा, फीवर सेटल हो गया है लेकिन पेशेंट विल बी हैविंग वार्निंग साइंस। तो अब कौन से वार्निंग साइंस हैं, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी आपने डेंगू का पेशेंट घर भेजना है तो यू मस्ट एक्सक्लूड वार्निंग साइंस। अगर तो वार्निंग साइंस हैं तो यू हैव टू एडमिट। वार्निंग साइंस इंडिकेट कैपिलरी लीकेज, वार्निंग साइंस इंडिकेट क्रिटिकल डिजीज़। तो जब भी आपने पेशेंट को घर भेजना है तो आपने हिस्ट्री पे देखना कि वार्निंग साइंस तो नहीं है। जब भी आपने मरीज़ को घर भेजना है तो मेक श्योर कि उसे वार्निंग साइंस समझा के भेजो, वार्निंग साइंस, ताकि उसको पता हो कि व्हेन टू रिटर्न टू हॉस्पिटल। तो बेसिकली क्रिटिकल फेज में पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स होंगे, दीज आर द वार्निंग साइंस। इसमें क्या है, फीवर सेटल हो गया है लेकिन जो पेशेंट है आपका दैट इज स्टिल रेस्टलेस, लिथार्जिक, पहला वार्निंग साइन। दूसरी बात, उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही, वॉमिटिंग जो कि नहीं रुक रही, फीवर सेटल कर गया लेकिन वॉमिटिंग ही नहीं रुक रही, दैट इज़ द वार्निंग साइन। फिर तीसरी बात हमने बात की थी कि क्योंकि फ्लूइड पेट में जा रहा है तो एब्डोमिनल पेन डिस्टेंशन डेवलप हो गई है। क्योंकि हमने बात की थी कि पेशेंट फ्लूइड लंग्स में जा रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई है, दीज आर द वार्निंग साइंस। क्योंकि हमने बात की थी कि एक फ्लूइड लीक कर रहा है तो हीमेटोक्रिट रेस कर गया है। आपने मरीज़ को सिखा नहीं सकते, अगर एजुकेटेड पढ़े लिखे तो उनको बताना है कि अगर एकदम प्लेटलेट्स में सडन ड्रॉप आए, ट्रांजिएंट राइज आए और ये भरा हो तो आपने आ जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास वार्निंग साइंस हैं, ये 5 वार्निंग साइंस हैं। तीसरी बात ये कि हमने बात की थी कि सडन सीवियर ड्रॉप इन प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जब ड्रॉप करते हैं ना, तो हमने बात की थी कि म्यूकोजल और क्यूटेनियस ब्लीड होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट को किसी भी जिस्म के हिस्से से या जिस्म पे खून के निशान बनते हैं तो दैट इज़ वार्निंग साइन, क्योंकि पेशेंट को जो है सडन सीवियर ड्रॉप इन प्लेटलेट्स हुआ है। तो ये बेसिकली आपके वार्निंग साइंस है। रेस्टलेस हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही, एब्डोमिनल पेन डिस्टेंशन, एसओ भी इंक्रीज हेमाटोक्रिट और म्यूकोजल ब्लीड। इसके साथ साथ कुछ साइंस में आपको भी बताऊंगा दैट इंडिकेट के पेशेंट अब शॉक डेवलप कर रहा है। क्योंकि बेसिकली जब वेसल से, जब आपकी खून की नाली से फ्लूइड निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा तो अंदर ब्लड प्रेशर विल कीप फॉलिंग।
ब्लड प्रेशर विल कीप फॉलिंग। तो अगर पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, कोल्ड क्लैमी स्किन हो रही है, कैपिलरी रीफिल जो कि हम नेल को पिंच करते हैं और 2 सेकंड के अंदर अंदर उसका कलर रीगेन हो जाता है, अगर वो रीगेन नहीं हो रहा तो अगर कैपिलरी रीफिल 2 सेकंड से प्रोलॉन्ग है तो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट शॉक में जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बीपी फॉल कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है पल्स प्रेशर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेंगू फीवर। तो कॉम्प्लिकेशंस में तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फाइंडिंग मैंने बता दी है, वार्निंग सिम्टम्स है, सीबीसी पे बता दिए क्रिटिकल फेज में क्या होगा, डायग्नोस किस तरह से करोगे आईजीएम से। तो एक तो है कि लीकेज की वजह से एसाइटिस, इफ्यूजन और पेशेंट शॉक में जा सकता है। दूसरी बात है कि सडन ड्रॉप इन प्लेटलेट्स की वजह से पेशेंट सडन ड्रॉप की मैसिव ब्लीड हो सकती है। तो शॉक में इसमें जो की पैरामीटर आप ब्लड प्रेशर में यूज़ करते हो, दैट इज़ पल्स प्रेशर। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट मुझे देना है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, यू मस्ट नो अबाउट इट। अब होता क्या है, पल्स प्रेशर इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली हम कहते हैं कि 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है, तो वी से दैट द पल्स प्रेशर इज़ 40। ठीक है, डेंगू में क्या होता है कि पल्स प्रेशर हो जाता है नैरो। ठीक है, तो अगर आपका पल्स प्रेशर नैरो है, ख़ास तौर पे अगर पेशेंट का पल्स प्रेशर 20 से 25 रह गया है, तो ये बेसिकली पेशेंट शॉक में है जो कि कंपनसेट कर रहा है। और अगर पल्स प्रेशर 20 से भी कम हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि पेशेंट डीकम्पनसेटिंग शॉक में जा रहा है। तो ये तो आपने समझ लिया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का गैप कम हो रहा है, लेकिन भाई क्यों कम हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट है कि पल्स प्रेशर ड्रॉप क्यों कर रहा है। तो पल्स प्रेशर ड्रॉप क्यों कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट आप समझें। ये आपकी है ब्लड वेसल, जो आपका फ्लूइड है दैट इज़ लीकिंग, फ्लूइड इज़ लीकिंग। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कार्डियक आउटपुट, systolic blood pressure depends upon cardiac output. The diastolic blood pressure depends upon total peripheral resistance। और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि ब्लड वेसल की टोन है। अगर ब्लड वेसल वेजो कंस्ट्रिक्ट करती है तो हम कहते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हैज़ इंक्रीज। अगर ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, जिस तरह सेप्सिस में होता है, तो हम कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हैज़ डिक्रीज्ड। तो होता क्या है कि जब फ्लूइड लीक करता है, जब देखें आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ, अगर पाइप में 2 लीटर पानी जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा है, अगर 1 लीटर पानी है तो पाइप में प्रेशर कम है। तो जब पाइप में प्रेशर कम है तो उसको डिटेक्ट करते हैं आपके बॉडी के बैरो रिसेप्टर्स, और जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो कंपनसेशन में क्या कराते हैं, प्रेशर बढ़ाने के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। जब वो वेसल की कंस्ट्रिक्शन कराएंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल relatively इंक्रीज और विल स्टे नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि ब्लड वेसल में प्रेशर कम है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो डायस्टोलिक को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन क्योंकि ब्लड ही थोड़ा है तो कार्डियक आउटपुट भी लो ही होगा। तो हमने कहा था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द कार्डिक आउटपुट। तो जब ब्लड लीक कर रहा है, ब्लड जो है वेसल्स में ब्लड ही कम है, तो कार्डिक आउटपुट विल फॉल। तो कार्डिक आउटपुट आपका फॉल कर रहा है, इसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से डायस्टोलिक स्टेज नॉर्मल। तो इन दोनों का जो गैप है, जब सिस्टोलिक कम हो रहा है और डायस्टोलिक जो है मेंटेन रह रहा है ड्यू टू इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, तो पल्स प्रेशर विल नैरो। तो अगर पल्स प्रेशर आपका 20 से 25 तक है तो इट इंडिकेट्स के पेशेंट कंपनसेटेड शॉक में है, और जब पल्स प्रेशर 20 से भी नीचे गिर जाता है तो इट इंडिकेट्स के पेशेंट जो है वो डीकम्पनसेटेड शॉक में चला गया है। तो एक और जो इवेंट हमारे पास, जो दूसरा मैकेनिज़्म होता है, जब हमारे पास ब्लड लीक कर रहा है, तो हमने बात की थी बैरोरिसेप्टर सिस्टम एक्टिवेट। तो एक तो वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाता है, दूसरी बात वो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है ताकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करे और प्रेशर कुछ ना कुछ मेंटेन हो सके। तो उसी रिस्पॉन्स की वजह से पेशेंट का जो है हार्ट रेट वो
इंक्रीज़ कर रहा होता है। जब आपका फ्लूइड वेसल से लीक करता है, जब फ्लूइड वेसल से लीक करता है तो उसमें फिर आपका रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है कि मैक्सिमम यूरिन को रीअब्जॉर्ब कराता है ताकि फ्लूइड जितना है बचा है वो बॉडी में रहे और जो पेशेंट है वो शॉक में ना आ जाए। तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब कंजर्व करता है तो यूरिन आउटपुट आपका फॉल करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो शॉक का या इम्पेंडिंग शॉक के साइन सिम्टम्स हैं उसमें ये कि आपका पल्स प्रेशर नैरो होना स्टार्ट कर देता है, हार्ट रेट विल इंक्रीज एंड यूरिन आउटपुट विल फॉल। तो जो पल्स प्रेशर का नैरो होना है, हार्ट रेट का इंक्रीज होना है, यूरिन आउटपुट का फॉल करना है, दे आर ड्यू टू द कंपनसेटरी मैकेनिज्म। जो कैपिलरी रीफिल टाइम प्रोलॉन्ग हो रहा है कोल्ड क्लाइमेट स्किन होना, वो ये कि पेरिफ्रीज को ब्लड नहीं मिल रहा। तो ये आपका जो क्रिटिकल फेज़ है ना उसमें क्या पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइटोकाइन स्टॉर्म है जिसकी वजह से फ्लूइड लीक कर एंड प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी में। इंडिकेटर्स, बायोकेमिकल इंडिकेटर्स के हैं सडन मैसिव ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, ट्रांजिएंट राइज इन टीएलसी एंड इंक्रीजिंग हिमेटोक्रिट। हमने बात की कि अगर हिमेटोक्रिट 20% राइज कर रहा है फ्रॉम बेस लाइन, अगर आपके पास बेस लाइन नहीं है तो गाइडलाइंस कहते हैं कि अगर मेल्स में 46 से ज़्यादा हिमेटोक्रिट है और फीमेल्स में 40 से ज़्यादा है, अगर आपके पास बेस लाइन अवेलेबल नहीं है तो अगर मेल्स में 46 से ज़्यादा है और फीमेल्स में 40 से ज़्यादा है तो वी कॉल इट कि पेशेंट लीकेज में है। डायग्नोस्टिक स्टेज पे डेंगू आईजीएम होती है और कॉम्प्लिकेशंस में लीकेज की वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है और मैसिव ब्लीड हो सकती है ड्यू टू सडन मैसिव ड्रॉप्स इन प्लेटलेट्स। वार्निंग सिम्टम्स मैंने आपको बता दी कि पेशेंट अब फीवर उतरने के बाद रेस्टलेस हो रहा है, वॉमिटिंग बहुत आ रही है, एब्डोमिनल पेन है, डिस्पनिया है, हेमाटोक्रिट राइज कर रहा है, म्यूकोजल ब्लीड है। ठीक है, तो क्रिटिकल फेज लास्ट फॉर 1 to 2 days आफ्टर द फिब्राइल फेज, फीवर हैज सेटल्ड। वायरीमिया नहीं है लेकिन कैपिलरी लीकेज, जिसकी वजह से मैंने बताया कि फ्यूजन एसाइटिस है, मे लीड टू शॉक, डेथ, ऑर्गन फेलियर, मैसिव ड्रॉप इन प्लेटलेट से म्यूकोजल ब्लीड हो सकती है। ठीक है, रेस्टलेस है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन है, डिस्पनिया है एंड ऑल। बायोकेमिकल इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए क्रिटिकल फेज के क्या हैं कि सडन मैसिव ड्रॉप इन प्लेटलेट्स, ट्रांजिएंट राइज इन TLC एंड इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट। अगर फ्लूइड लीक कर रहा है तो द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड कॉन्ट्रीब्यूट सेल्स हैज इंक्रीज। इंडिकेटर ऑफ प्लाज्मा लीकेज मैंने आपको बता दिया कि 20% इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट फ्रॉम बेसलाइन, या फिर मेल्स में 46 से ज़्यादा और फीमेल्स में 44 से ज़्यादा। इसके अलावा अगेन एसाइटिस जो कि अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाए, या फिर क्लिनिकल हो, प्लूरल इफ्यूजन जो कि अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाए, या फिर हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, एल्ब्यूमिन लेवल लेस देन 3.5 ग्राम %। ठीक है, तो ये मैं आपको सारा बता चुका इंडिकेटर्स ऑफ प्लाज्मा लीकेज। अब रिकवरी फेज़ क्या है? कई दफ़ा क्या होता है, या तो क्रिटिकल फेज़ के गुजरने के बाद 2 दिन का जब क्रिटिकल फेज़ गुजर जाता है, या फिर जब पेशेंट का फ़ीवर सेटल हो जाता है, या फिर जब क्रिटिकल फेज़ ख़त्म होता है तो उसके बाद आपका 3 से 5 दिन का रिकवरी फेज़। तो रिकवरी आपको पता चल रहा है कि रिकवरी में क्या होगा कि फ़ीवर अब सेटल हो गया है, पेशेंट को कोई वार्निंग सिम्टम नहीं है, नो वार्निंग सिम्टम। इसमें हमने बात की थी कि उल्टियाँ नहीं रुक रही, रेस्टलेस हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन है, SOB है, म्यूकोजल ब्लीड है। ठीक है, राइजिंग हेमाटोक्रिट, कोई वार्निंग सिम्टम नहीं है, लैब्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई हैं, प्लेटलेट्स भी बेहतर हो रहे हैं, हेमाटोक्रिट भी नॉर्मलाइज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स रिकवरी फेज़। 3 से 5 दिन लगते हैं, सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं, लैब्स बेहतर हो रही हैं। तो क्रिटिकल और रिकवरी फेज़ को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फ़ीवर दोनों में सेटल हो रहा होता है। तो फ़ीवर सेटल होने के बाद देखना है आपने कि आया कि पेशेंट फील्स बेटर, पेशेंट बेहतर फील कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर आपने देखना कि वार्निंग साइंस हैं कि अगर वार्निंग साइंस नहीं है, पेशेंट बेहतर फील कर रहा है और आपने CBC कराया, उस पर हेमाटोक्रिट में राइज नहीं है बल्कि हेमाटोक्रिट प्लेटलेट्स नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो इट इंडिकेट्स रिकवरी। नो फीवर, इम्प्रूव्ड, पेशेंट फील्स बेटर, प्लेटलेट स्टार्ट्स इम्प्रूविंग एंड हेमाटोक्रिट स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं बेसिकली जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं।
अब ये एक टेबल है जिसमें बेसिकली हमने तीनों फेजेस का एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें वायरस बॉडी में आ गया लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे, ठीक है। इधर 3 to 14 डेज़ लिखे, नॉर्मली 1 to 7 डेज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद फिब्राइल फेज हमने बात की 3 से 7 दिन का है, जिसमें क्या हो रहा है कि बॉडी में वायरस सर्कुलेट कर रहा है, बॉडी में वायरस सर्कुलेट कर रहा है 3 to 7 डेज़। तो उसमें हमने क्या कहा था, फीवर हो रहा है। फीवर के साथ हमने कहा था टिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, दैट आर माइल्जियाज, रैश, हेडेक, रीटो ऑर्बिटल पेन, प्लेटलेट डिक्रीज करने से ब्लीडिंग आ सकती है, लिकोपीनिया आ सकता है। हमने बात की कि जब वायरस बॉडी में है तब पीसीआर और NS1 आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ठीक है। और फिब्राइल फेज़ में हमने बात की थी, क्या हो गया था, प्रोग्रेसिव बायसाइटोपिनिया हो रहा है पेशेंट को, प्रोग्रेसिव बायसाइटोपिनिया हो रहा है, और देर आर नो इंडिकेटर्स ऑफ लीकेज। आपको हेमाटोक्रिट में जो है, आपका हेमाटोक्रिट में उस तरह से राइज नहीं आपको मिला, कोई साइटिस नहीं है, कोई फ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया नहीं है। फिर हमने बात की थी कि फ़ीवर सेटल होने के बाद क्रिटिकल फेज़ में हमने कहा था कि क्या हो रहा है, कि पिल्ली लीकेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमने बात की थी कि पेशेंट शॉक में जा सकता है, स्वेयर हेमरेज में जा सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो क्रिटिकल फेज़ के बाद इसमें जो मेन आपके पास फीवर सेटल है, लेकिन वार्निंग साइंस आपने देखने हैं। क्रिटिकल फेज़ के लिए वार्निंग साइंस मैंने आपको बताए थे कि अभी भी पेशेंट लिथार्जिक है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, सांस में मसला बन रहा है, पेट में दर्द हो रही है, कहीं से ब्लीडिंग आ रही है, हेमाटोक्रिट में राइज आ रहा है। तो इसमें CBC में क्या होगा कि ट्रांजिएंट माइल्ड राइज इन TLC, मैसिव ड्रॉप्स इन प्लेटलेट्स और इंक्रीजिंग हेमाटोक्रिट, और आपके पास इंडिकेटर्स ऑफ लीकेज होंगे, दैट विल बी प्रेजेंट। रिकवरी फेस में क्या है कि फीवर उतर गया, पेशेंट सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव्ड है, प्लेटलेट्स हेमाटोक्रिट अब नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, देयर आर नो इंडिकेटर्स ऑफ